नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इतने परेशान से क्यों हैं? इतने हक्के बक्के से क्यों हैं? इतने हैरान से क्यों हैं? क्या झूला उठाकर चलने का वक्त आ गया है? क्या बोरिया बिस्तरा समेटा जाएगा, इसकी तैयारियां होने लगी हैं या इसकी आशंका सताने लगी है? क्या संघ को खुश करने का अब कोई और हथियार नहीं रहा है और संघ क्या मोदी का कोई रिप्लेसमेंट देखने लगा है? ये कुछ चंद सवाल हैं जो लगातार मीडिया में, डिजिटल मीडिया में सब जगह आ रहे हैं। चलिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। अब प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कह दिया। कब कहा? भोपाल में कहा। कब कब कहा? अमेरिका से आने के बाद। अब कायदा तो ये होना चाहिए था कि अमेरिका में भारत ने जो इतना बड़ी कामयाबी हासिल की, विश्व गुरु ने इतनी महान सफलताएं हासिल की, उसको कैश करना चाहिए था। उसके बारे में लगातार बताना चाहिए था। जनता को सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहिए था कि बाइडेन ने कैसे खाना परोसा, कैसे तमाम जेट इंजन से लेकर क्या क्या भारत को मिलने वाला है। लेकिन नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आएगा ये तय नहीं। इस बार आएगा या 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आएगा, तय नहीं। इस बार गोदी मीडिया कह रहा है साहब मानसून सत्र में आ जाएगा। अरे भाई, 17 जुलाई से मानसून सत्र है, 10 अगस्त तक चलेगा। तब तक तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी सामने नहीं आएगी। लेकिन हद होती है, और विपक्ष भी उसी बहाव में बह रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में 4 चीजें हैं कि देश भर में शादी का कानून एक जैसा हो, 2 देश भर में तलाक का कानून एक जैसा हो, देश भर में गोद लेने का कानून एक जैसा हो, और देश भर में पैतृक संपत्ति का निपटारा, बंटवारा एक जैसा हो। यानी बेटा बेटी दोनों में समान रूप से उनके जो संपत्ति है पेरेंट्स की, वो बंटनी चाहिए। अब भारत का जो संविधान का जो आर्टिकल 44 भी कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास होना चाहिए और पूरी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में होना चाहिए। तो क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि उत्तराखंड का में आ जाएगा? उत्तराखंड में अलग से कैसे आ जाएगा? उत्तराखंड में आ जाएगा तो वो क्या हरियाणा में लागू होगा? नहीं होगा। पूरे देश भर में लागू होगा? नहीं होगा। इसको भी स्पष्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के प्रति इतने ही उत्साही हैं, इतना ही इसको सुधार के रूप में लेते हैं, तो चुनाव प्रचार में क्यों इसको शामिल कर रहे हैं? चुनाव से क्यों जोड़कर देख रहे हैं? फिर वो स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे कि पहले 4 चरणों में आएगा? पहले शादी का आएगा, फिर तलाक का आएगा, फिर संपत्ति के बंटवारे का आएगा, फिर गोद लेने का आएगा, या पहले तलाक और शादी दोनों का आ जाएगा, फिर बाद में बाकी 2 का आएगा, या फिर चारों एक साथ आ जाएंगे? कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आ जाएंगे तो क्या हिंदुओं का जो हिंदू कोड बिल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, इन सब में भी बदलाव होगा? सिखों के मैरिज एक्ट में भी बदलाव होगा? ये भी प्रधानमंत्री स्पष्ट नहीं कर रहे। भाई बोलिए तो सही। आदिवासी के जो हैं, अलग से उनको जो आज़ादी दे रखी है संविधान के तहत, शादी और ब्याह कानून और तलाक और इनहेरिटेंस और एडॉप्शन के मामले में, वो भी खत्म हो जाएंगे सब विशेष अधिकार। तो ये भी स्पष्ट नहीं कर रहे। तो हैरानी की बात ये है। दूसरा, वो मणिपुर से परेशान है। मणिपुर जा नहीं रहे, लेकिन मणिपुर के लिए कुछ बोल भी नहीं रहे। भाई आप नोटबंदी करते हैं, आप ताली थाली बजाने की बात करते हैं, पूरे देश से करते हैं, राष्ट्रीय मीडिया से एक साथ मुखातिब होते हैं, तो राष्ट्रीय मीडिया के से ही मुखातिब होकर आप मणिपुर की जनता से अपील करते हैं शांति की। ये तो कर ही सकते हैं। चलिए राहुल गांधी की तरह मत जाइए, चलिए राहुल गांधी की तरह पॉलिटिक्स मत कीजिए अगर आपको लगता है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन वो सीन तो देखिए कि कैसे महिलाएं गले लिपट कर रो रही हैं, अपनी तकलीफें राहुल गांधी को बता रही हैं, जो कुछ नहीं है, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है। क्या है राहुल गांधी? संसद के सदस्य भी नहीं है। क्या है राहुल गांधी? कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है। फिर भी जनता को लगता है कि कोई आया है, बड़ा नेता आया है, दिल्ली से आया है, और
हमारी बातें सुनने आया है, हमारे आंसू पोंछने आया है। राहुल गांधी के हाथ में तो कुछ देने के लिए भी नहीं है। वो तो सिर्फ शांति की, प्यार की, भाईचारे की, अमन की अपील कर सकते हैं, वही अपील कर रहे हैं। लेकिन आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो रही कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए धारा 356 के तहत? तत्काल प्रभाव से मोदी जी क्यों बर्खास्त नहीं करते मणिपुर की सरकार को? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते और दिल्ली से पूरा 24 घंटे इसमें देकर मसले को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अमित शाह उदयपुर आते हैं, कन्हैया लाल हत्याकांड का 1 साल पूरा होता है, रैली करते हैं, वहां झूठ पर झूठ बोलते हैं। कह देते हैं राजस्थान पुलिस ने हत्यारों को नहीं पकड़ा था, एनआईए ने पकड़ा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख देते हैं कि 28 पिछले साल 28 जून को ये वारदात हुई थी और 2 जुलाई को एनआईए को ये मामला सौंपा गया था और 4 घंटे के अंदर ही वारदात होने के राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया था। वो कागज पत्र भी सबके सामने दिखा देते हैं। एनआईए जांच करती है, 6 महीने चार्जशीट में लगाती, पेश करने में लगाती है, जबकि ये ओपन एंड शट केस था और अभी तक सजा नहीं हुई है। हालांकि सजा में एक लोग कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट राजस्थान सरकार को गठित करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। लेकिन अमित शाह ये सब क्यों बोल रहे हैं? गलत बयानी गए गृह मंत्री के मुंह से, या आधा सच आधा झूठ गृह मंत्री के मुंह से, प्रधानमंत्री के मुंह से आधा अधूरा जुमला, आधा अधूरा शिगूफा। लेकिन विपक्ष पर भी तरस आता है, विपक्ष की बुद्धि पर तरस आता है, मुस्लिम संगठनों की बुद्धि पर तरस आता है, जो इस बहाव में बही जा रहे हैं। अब तक एजेंडा विपक्ष सेट कर रहा था पिछले कुछ समय से, पिछले 2-3 महीने से। अब क्या यूसीसी के बहाने क्या फिर प्रधानमंत्री एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? वो क्या विपक्ष की एकता को लेकर जो एक छवि बन रही थी, एक नैरेटिव बढ़ रहा था, उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या उसमें वो कामयाब हो गए हैं या कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मोदी जी परेशान हैं। अब खबरें आ रही हैं कि देश को 3 हिस्सों में बांटकर बात होगी। गुवाहाटी में जाकर पूर्वी हिस्से में बीजेपी की हालत क्यों है, खराब है, इस पर बात होगी। दिल्ली में भी हो सकती थी, वीसी से भी हो सकती थी, वर्चुअल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी हो सकती थी। और हैदराबाद में जाके दक्षिण के 130 सीटें, जिसमें से 25 और 4 29 सीटें बीजेपी के पास हैं, उस वहाँ बात होगी। दिल्ली में नॉर्थ इंडिया की सीटों पर बात होगी, उसमें पंजाब शामिल नहीं होगा, पंजाब की अलग से बात होगी। मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, पुनर्गठन हो सकता है, हालांकि ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। संगठन में वहाँ बदलाव हो सकते हैं, वहाँ परिवर्तन हो सकते हैं, ऐसी कुछ बातें सुनने को आ रही हैं। हालांकि ये ऐसी खबरें हैं जिसका ना तो कोई खंडन करेगा, ना मंडन करेगा, ना पुष्टि करेगा, ना उसको हाशिए पर डाल देगा। इस पर हम बहस में नहीं जाना चाहते। लेकिन फिर आखिरी साल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही फिर इस तरह की बातें, स्थानीय छत्रों पर यकीन ना करना। स्थानीय छत्र, अभी उदयपुर में क्या हुआ आप देखिए ना। राजेंद्र राठौड़ संचालन कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भाषण हुआ और उसके बाद सीधा नाम उन्होंने गृह मंत्री का ले लिया, अमित शाह का। अमित शाह ने इशारा किया वसुंधरा राजे की तरफ, इनका भी भाषण कराइए, और फिर जाकर वसुंधरा राजे का भाषण कराया गया। तो ये राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे के बीच किसी तरह की कोई खटपट है क्या, जो खुलकर सामने आ रही है? हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बारिश का मौसम हो रहा था तो, और मेरी लिस्ट में वसुंधरा का नाम भी नहीं था, इसलिए मैंने गृह मंत्री का नाम लिया। इससे पहले माउंट आबू में जब ये दोनों नेता मंच पर मौजूद थे तो एक अखबार में ही छपा था कि राजेंद्र राठौड़ आगे आ गए थे और वसुंधरा को धकेल के पीछे कर दिया था। फिर अजमेर में यही दोनों नेता मौजूद थे, जब प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, तो राजेंद्र राठौड़ ने फिर ऐसी हरकत की तो वसुंधरा ने कोहनी मार के पीछे धकेल दिया। ये बताता है कि खेमेबाजी है, गुटबाजी है, और इसको आप नकारते जा रहे हैं। और गोदी मीडिया चूंकि ये खेमेबाजी की खबर दिखाएगा नहीं, सिर्फ कांग्रेस की दिखाएगा, और खबर नहीं आएगी तो आपको लगता है खेमेबाजी नहीं है। ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहा गया है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि निंदक नेरे राखिए। तो ये कुल मिलाकर कहानी बड़ी अजीब सी लग रही है कि इतने परेशान, हताश क्यों लग रहे हैं, या फिर वही डर जो बड़े बड़े लोग, जानकार लोग कह रहे हैं कि 77 ऐसी सीटें थी 2019 में
जो बीजेपी ने 1 लाख के कम अंतर से जीती थी और विपक्ष एक हो गया, तो ये 77 सीटें गई पानी में। और 303 में से 77 सीटें, चलिए इसमें से हम 60 सीटें भी मान ले तो 240 पर आकर टिक जाती है बीजेपी। क्या बीजेपी को वाकई में ये डर सताने लगा है? क्या बीजेपी को ये डर सताने लगा है कि 1 लाख के ज़्यादा अंतर से जो उसने सीटें जीती थी, कुल मिलाकर 263 में से 164 सीटें जीती थी, वहाँ पर बीजेपी के सामने अगर कांग्रेस का या किसी दूसरी पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार रहा तो वो सीटों में से कुछ सीटें खतरे में पड़ सकती हैं? क्या इस बात की आशंका बीजेपी आलाकमान को सता रही है? तभी तो एक जगह मैं पढ़ रहा था कि 80% सीटों पर जीत के अंतर को पिछली बार से बढ़ा देना है। क्यों बढ़ा देना है भाई? जीत का अंतर बना रहे उतना ठीक है भाई, जीत तो रहे हैं, चाहे 1 वोट से जीतो चाहे 1 लाख वोटों से जीतो, जीत तो जीत होती है। लेकिन ये बातें फिर क्यों कही जा रही हैं? तो कहीं ना कहीं घबराहट है, कहीं ना कहीं बेचैनी है। राहुल गांधी के बारे में समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेता रियलाइज कर रहे हैं कि कुछ गलतियां हो गई, भारी गलती हो गई। वो 2 साल की सजा दिलवाना, फिर 24 घंटे के अंदर बर्खास्त कर देना, फिर 1 महीने के अंदर घर खाली करवा देना सांसद कोटा में जो मिला है उन्हें। तो इससे राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। थोड़ी छवि सुधरती नजर आ रही है। मोहब्बत की दुकान वाला उनका जो जुमला है वो चल निकला है और उसका व्यापक असर भी होने लगा है। ये बात भी बहुत जगह ये साफ तौर पर देखी जा रही है। मणिपुर में इसका ताज़ा उदाहरण है। और बीजेपी के लोग टूट पड़ते हैं जैसे ही राहुल गांधी कुछ बोलते हैं। क्या ये अच्छी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? क्या ये इससे ये एहसास नहीं होता कि बीजेपी घबरा जाती है राहुल गांधी से, जिसको पप्पू का कहती थी? क्या बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी को इग्नोर कर दिया जाए? जितना ज़्यादा राहुल गांधी का नाम बीजेपी लेगी उतना ही राहुल गांधी की राजनीति का विस्तार होगा, उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। इस बात को क्यों नहीं रियलाइज कर रही बीजेपी? विधानसभा चुनाव लड़ने का तरीका जहां जहां कांग्रेस विपक्ष में है वो उसने सीख लिया है और हिमाचल और कर्नाटक में जीत भी हासिल की है। तो ये फॉर्मूले का तोड़ क्या प्रधानमंत्री का चेहरा निकाल सकता है? जो हिमाचल में पिट गया, जो कर्नाटक में पिट गया, क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ये चल जाएगा? ये भी अपने आप में कुछ बड़े सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय मणिपुर में शांति की ज़रूरत है या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत है? इस समय बेरोजगारी दूर करने की ज़रूरत है या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत है? इस समय महंगाई से लोगों को राहत देने की ज़रूरत है या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की ज़रूरत है? इस समय आर्थिक रूप से जो शंकाओं से लोग गुजर रहे हैं, उद्योगपति भी पैसा लगाने से डर रहे हैं, हिचक रहे हैं, लोग भी खर्चा करने से डर रहे हैं, हिचक रहे हैं कि पता नहीं कल को क्या हो। तो उनमें नए सिरे से विश्वास जगाने की ज़रूरत है या यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसमें सबका प्यार भी जोड़ दीजिए मोदी जी, अच्छा रहेगा, खुद के लिए भी अच्छा रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी हो जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। वैसे मेंबरशिप में भी आपको मैं न्योता दे रहा हूँ। मेंबरशिप में भी आप मेरे जो अभी जाएंगे नीचे जाकर मेंबरशिप को क्लिक कीजिए तो आपको कुछ चीज़ें पता लगेंगी। तो मेंबर बनिए, थोड़ा सा जितना आपसे संभव हो थोड़ा पैसा, थोड़ा सहयोग दीजिए ताकि मैं भी थोड़ी सी सुविधाएं और जुटा लूँ और ये जो पसीना आता है इस पसीने से मुक्ति मुझे मिल जाए। शुक्रिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया।